नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। हम आज के करंट अफेयर एनालिसिस में बात करेंगे जीरो कूपन पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड पर, और इसको साथ देखेंगे कि पुनर्पूंजीकरण क्या होता है और जीरो कूपन पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड क्या है। हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और बात करेंगे चर्चा में क्यों है। यह एक बैंकिंग सिस्टम है, पुनर्पूंजीकरण एक बैंकिंग सिस्टम है। इसको हम आगे देखते हैं। तो हाल ही में भारत सरकार ने पंजाब और सिंध बैंक, यह एक सरकारी बैंक है, पंजाब और सिंध बैंक, जैसे एसबीआई है, बीओबी है, बीओआई है, इसी तरह पंजाब और सिंध बैंक भी सरकारी बैंक है। तो भारत सरकार ने पंजाब और सिंध बैंक के पुनर्पूंजीकरण रिकैपिटलाइजेशन हेतु 5500 करोड़ रुपए की कीमत के स्पेशल जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स जारी किए हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक भारत सरकार का उपक्रम है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, पंजाब एंड सिंध बैंक भारत सरकार का मतलब सरकारी बैंक है। तो भारत सरकार ने इसके पुनर्पूंजीकरण हेतु 5500 करोड़ रुपए का एक स्पेशल जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड जारी किया है। हम इसको आगे विस्तृत रूप से देखते हैं और चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। आगे है बैंक पुनर्पूंजीकरण। ये क्या होता है? बैंक पुनर्पूंजीकरण यह बैंकिंग सिस्टम है। पुनर्पूंजीकरण का मतलब है कि दोबारा उसको पूंजी मुहैया कराना, दोबारा पूंजी उपलब्ध कराना, मतलब रुपया उसको दोबारा उपलब्ध कराना। इसका तात्पर्य है कि राज्य द्वारा संचालित बैंकों में पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को पूरा करने के लिए उनमें पूंजी डालना है। इसका मतलब यही है कि राज्य द्वारा संचालित बैंकों मतलब सरकारी बैंकों में पूंजी को पूरा करने के लिए जो मानदंड है कि सरकारी बैंक में कितना पूंजी होना चाहिए, कितना धन होना चाहिए, इसको पूरा करने के लिए सरकार द्वारा, राज्य द्वारा उसमें पूंजी डालना है, दोबारा पूंजी डालना है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 12% की पूंजी पर्याप्तता अनुपात कैपिटल एडुकेसी रेशियो CAR बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। जो सरकारी बैंक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, इनको 12% की पूंजी पर्याप्तता अनुपात रखने का जोर दिया जाता है, मतलब इनको 12% पूंजी रखना अनिवार्य होता है। तो CAR जोखिम भारतीय संपत्ति और वर्तमान देनदारियों के मध्य बैंक की पूंजी का अनुपात है। CAR जो है कैपिटल एडुकेसी रेशियो CAR जोखिम भारित संपत्ति और वर्तमान देनदारियों के मध्य बैंक की पूंजी का अनुपात है, मतलब बैंक में कितना पैसा जमा है और बैंक कितना लोन दिया है, इसका अनुपात जो है CAR है। सरकार विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हुए पूंजी की कमी का सामना कर रहे बैंकों में पूंजी लगाती है। जो बैंक में पूंजी की कमी हो गई है, जो बैंक दिवालिया होने के कगार पे हैं, उन सभी सरकारी बैंकों में सरकार पैसा डालती है, मतलब विभिन्न उपकरणों से, विभिन्न तरह से पैसा मुहैया कराती है, उपलब्ध कराती है। क्योंकि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं, सरकारी बैंक होते हैं, उनमें सरकार सबसे बड़ा शेयरधारक होता है। इसलिए बैंकों के पूंजी भंडार को मजबूत करने की जिम्मेदारी सरकार की है, मतलब सरकार ही पैसे को उपलब्ध कराएगी। सरकार नए शेयर को खरीद कर बांड जारी करे या बैंक में पूंजी लगाती है। सरकार चाहे नया शेयर खरीदेगी पूंजी जारी करने के लिए, मतलब नए पैसे कमाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, पैसा देने के लिए बैंकों को नया शेयर खरीदेगी या बॉन्ड जारी करके बैंकों में पूंजी लगाती है। अब बात करते हैं पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकता क्यों होती है, इसका कारण क्या है। पुनर्पूंजीकरण का कारण क्या है? क्या पंजाब एंड सिंध बैंक दिवालिया हो गया है? क्या उसके पास पैसे ही नहीं हैं? तो इसका कारण है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारतीय रिजर्व बैंक भारत में बैंकों की नियमावली यही देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश जो बेसल मानदंडों पर आधारित होते हैं। इनके तहत बैंकों को अपने पास कुछ निश्चित मात्रा में पूंजी भंडार आरक्षित रखना आवश्यक होता है। RBI के अनुसार जिसके दिशा निर्देश हैं, उसके तहत बैंकों के पास कुछ निश्चित मात्रा में पूंजी भंडार आरक्षित रखना आवश्यक होता है, जो 12% अनुपात में है। अभी आपको आगे बताया कि 12% अनुपात में रखना आवश्यक होता है। तो इसी को पूरा करने के लिए, इसी मानदंड को पूरा करने के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक को पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकता हुई, और विभिन्न बैंकों को आवश्यकता होती है जब उनके पास पूंजी की कमी हो जाती है। अब बात करते हैं पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड क्या है। सरकार बॉन्ड जारी करती है जो बैंकों द्वारा स्वीकार किया जाता है। जो ये बॉन्ड होता है सरकार का होता है और बैंक इसको स्वीकार करता है, इसको एक्सेप्ट करता है। सरकार द्वारा एकत्र किया गया धन इक्विटी पूंजी के रूप में बैंकों में जमा जाता है, अतः सरकार इक्विटी हिस्सेदारी में अपना हिस्सा बढ़ाती है, जिससे बैंकों की पूंजी भंडार में वृद्धि होती है। जो सरकार द्वारा एकत्र किया गया धन है वह इक्विटी पूंजी के रूप में बैंकों में जाता है और सरकार उसके इक्विटी हिस्सेदारी में अपना हिस्सा बढ़ाती है, जिससे बैंकों के पूंजी भंडार में वृद्धि होती है। इक्विटी एक बैंकिंग सिस्टम है। बैंकों द्वारा पुनर्पूंजीकरण हेतु बांड में निवेश किए गए धन को एक ऐसे निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिस पर ब्याज मिलता है। जो बैंक द्वारा पुनर्पूंजीकरण हेतु बांड में निवेश किए गए धन है को ऐसे निवेश किया जाता है कि उस पर ब्याज मिले, अच्छे से ब्याज मिले और वह पैसा दोबारा चुका सके। इसमें सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बनाए रखने का मदद मिलती है, क्योंकि कोई भी धनराशि सीधे सरकारी कोष से नहीं ली जाती है। जब सरकार बैंक को देता है पैसा, पुनर्पूंजीकरण करता है,
तो सरकार डायरेक्ट राजकोष से पैसा नहीं लेता है किसी काम को करने के लिए, तो डायरेक्ट बैंक से ही जारी करवाता है। इससे सीधा फ़ायदा होता है सरकार को, और उससे सरकारी कोष से सीधे पैसा नहीं लेना पड़ता है। अब बात करते हैं विशेष शून्य कूपन पुनर्पूंजीकरण बांड क्या है। पुनर्पूंजीकरण बांड पढ़ लिया, अब विशेष शून्य कूपन जिसमें जीरो कोड क्या है, जीरो कूपन पुनर्पूंजीकरण बांड क्या है। ये विशेष प्रकार के बांड्स हैं जो कि सरकार द्वारा विशेष रूप से किसी संस्थान को जारी किए जाते हैं। ये ऐसे बांड हैं, ये ऐसे स्पेशल बांड हैं जो विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा किसी संस्थान को जारी किए जाते हैं। केवल वे ही बैंक उनमें निवेश कर सकते हैं जिसके लिए ये निर्दिष्ट किए गए हैं, कोई और नहीं। इस बॉन्ड को, शून्य कूपन बॉन्ड को केवल वही बैंक उपयोग कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं जिसके लिए निर्दिष्ट किए गए हैं, कोई और नहीं। यह बॉन्ड व्यापार योग्य नहीं है तथा न इसका हस्तांतरण किया जा सकता है। जो सरकार द्वारा यह बॉन्ड दिया जाता है जीरो जीरो कोड वाला, जीरो कूपन वाला, यह व्यापार के लिए नहीं है, मतलब इसको बेचा नहीं जा सकता है। यह केवल एक विशिष्ट बैंक तक ही सीमित है तथा उन्हें निर्दिष्ट अवधि के लिए जारी किया जाता है। मतलब केवल स्पेशल एक बैंक के लिए होता है। जैसे होता है ऑफ़र अलग लोगों के लिए अलग अलग ऑफ़र होता है, तो ये केवल उसी बैंक के लिए ऑफ़र में होता है कि जीरो कूपन, जिसके लिए जारी किया जाता है। यह कोई कूपन नहीं है तथा अंकित मूल्य पर ही जारी किया गया है, जिसका भुगतान निर्दिष्ट अवधि के अंदर किया जाएगा। यह कोई कूपन नहीं है, कोड नहीं है, बस इसका नाम कूपन है। और यह अंकित मूल्य, मतलब जो उसका मूल्य है, अंकित मूल्य पर ही जारी किया गया है, जिसका भुगतान निर्दिष्ट अवधि के अंत में किया जाएगा। मतलब कुछ समय दिया होता है, फिर उसके बाद उसका भुगतान किया जाता है, उसके बाद पैसा दिया जाता है। कूपन निवेशक को एक बांड पर प्राप्त होने वाला ब्याज है। जो कूपन निवेशक हैं इस बांड पर ब्याज प्राप्त करते हैं। इन बांड को आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक की परिपक्व प्रतिभूतियों हेल्ड टू मैच्योरिटी एचटीएम की श्रेणी में शामिल किया जाता है। जो बांड होते हैं इसको बैंकों में लंबे समय तक रखे जाने वाले धन में शामिल किया जाता है, जिससे लोग तुरंत ना निकाल सकें और उसके बाद जब उनका समय पूरा हो तब वो निकाल सकें। तो इनको बैंक की परिपक्व प्रतिभूतियों, मतलब हेल्ड टू मैच्योरिटी एचटीएम की श्रेणी में शामिल किया जाता है। एचटीएम प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधि तक के लिए खरीदा जाता है। मतलब जो एचटीएम प्रतिभूति हैं इनको, इनके मैच्योरिटी मतलब काफ़ी लंबे समय अवधि के लिए खरीदा जाता है। ये ऐसे उपकरण हैं जिनमें विभिन्न पुनर्पूंजीकरण बांड शामिल हैं, लेकिन प्रभावी रूप से ही एक विशेष उद्देश्य को पूरा करते हैं और इन्हें आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुरूप जारी किया जाता है। अब आते हैं वित्तीय नवाचार पर। इन विशेष बांडों के जारी होने से राजकोषीय घाटे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि एक ही समय बैंक के पास काफ़ी अधिक मात्रा में आवश्यक पूंजी उपलब्ध होगी। ये विशेष बांड जारी करने से राजकोषीय घाटा, मतलब सरकार का कोई घाटा नहीं होगा, और साथ साथ में बैंक में अधिक मात्रा में आवश्यक पूंजी भी जितनी जरूरी है उतना उपलब्ध हो जाएगी। सामान्य जीरो कूपन बांड और विशेष जीरो कूपन बांड के मध्य अंतर क्या है। जीरो कूपन बांड, इनमें शुद्ध छूट बांड या डीप डिस्काउंट बांड के रूप में जाना जाता है। मतलब जो जीरो कूपन बांड है इसमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट होती है, मतलब ब्याज बहुत कम देना पड़ता है। इसे एक रियायती मूल्य पर खरीदा जाता है और फंडधारकों को कोई कूपन या आवधिक ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। यह मतलब सस्ते दाम पे खरीदा जाता है और इसमें जो फंड धारक हैं उनको ब्याज नहीं दिया जाता है। जीरो कूपन बांड की खरीद मूल्य और परिपक्वता अवधि के बराबर का अंतर निवेशक की वापसी का संकेत देता है। जीरो कूपन बांड सामान्यतः 10 से 15 वर्ष की समय अवधि के लिए जारी किया जाता है। जो ये बांड होता है ये सामान्यतः 10 से 15 साल के लिए जारी किया जाता है। मतलब इसके बीच की समय अवधि जो होती है 10 से 15 साल बाद इसको चुकाया जाता है। अंतर विशेष जीरो कूपन बांड समान रूप से जारी किए जाते हैं। अब देखते हैं अंतर क्या है। जो विशेष जीरो कूपन बांड समान रूप से ही जारी किए जाते हैं, परंतु उन पर कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता है। सामान्य जीरो कूपन बांड पर छूट दी जाती है, इसलिए तकनीक रूप से ब्याज वहन करते हैं। जो विशेष जीरो कूपन बांड है इस पर ब्याज नहीं मिलता है, और जो जीरो कूपन बांड है, जो जनरल जीरो मतलब सामान्य जीरो कूपन बांड है, इस पर छूट दी जाती है, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत ब्याज देना पड़ता है। अब बात करते हैं बॉन्ड क्या है। बॉन्ड एक निश्चित आय के साधन है जो एक निवेशक द्वारा किसी उधारकर्ता को किए गए ऋण का प्रतिनिधित्व करते हैं। बॉन्ड एक निश्चित आय के साधन है, एक इनपुट है जो किसी इनपुटर मतलब निवेशक द्वारा जो किसी उधारकर्ता को दिए गए ऋण का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ऋण बताता है कि हाँ तुम उधार हो। दूसरे शब्दों में बॉन्ड निवेशक और उधारकर्ता के मध्य एक अनुबंध के रूप में कार्य करता है। बॉन्ड मतलब एक पेपर होता है, समझ लो, मोटे मोटे समझो कि पेपर पर साइन कर दिए कि हाँ आपने मुझसे 50,000 रुपया लिया है, तो 50,000 रुपया हाँ लिया है, तो ये एक अनुबंध है, मतलब शर्त है। अधिकांश कंपनियां और सरकार बॉन्ड जारी करती हैं तथा निवेशक उन बॉन्ड को बचत एवं प्रतिभूति विकल्प ग्रुप में खरीदते हैं। जब आपने स्कैम 1992 देखा था तो उसमें 500 करोड़ रुपए का जो पैसा थोड़ा लिया था, लेकिन उसके बाद भी जो सिस्टम था वही बॉन्ड टाइप का होता है। इन बॉन्ड की एक अवधि होती है, इसे परिपक्वता अवधि या मैच्योरिटी पीरियड कहते हैं। इन बॉन्ड को पूरा होने की एक अवधि होती है जिसे परिपक्वता या मैच्योरिटी कंप्लीट होने के 10 से 15 साल लगता है। मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद बॉन्ड जारी करता कंपनी निवेशक के लाभ को एक हिस्से के साथ राशि का भुगतान करती है। जब इसका पीरियड खत्म हो जाता है तो जो बॉन्ड जारी करता कंपनी है उसके निवेशक के लाभ के एक हिस्से को साथ राशि भुगतान करती है।
अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।